किंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में आखिर नेशनलिज्म आया कैसे? पहली बात तो सिंपल सा मीनिंग है नेशनलिज्म का कि एक यूनाइटेड नेशन बनाना, ठीक है। तो फिर उस टाइम मिड 18th सेंचुरी मतलब 1750 सेंचुरी में उस टाइम तक कोई भी यूनाइटेड या इंडिपेंडेंट स्टेट प्रेजेंट नहीं थी। सभी लोग जैसे कि जर्मनी, इटाली और स्विट्ज़रलैंड ये किंगडम डचेस एंड कैंटून में डिवाइड थे और इनके ऊपर कोई ऑटोनोमियस किंगडम या ऑटोनोमियस मोनार्च रूल करता था, किंग का रूल था। और उनके उस टाइम पे जो था किसी के भी कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलता था, उनके कोई भी कॉमन कल्चर प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन ये जो यूरोप था उस टाइम पे कुछ सोशली दो पार्ट में डिवाइड था, जैसे बोल सकते हैं हम रिच और पुअर, जिसमें डिफरेंस उतना ही होता था रिच और पुअर के बीच में जितना होता है। प्लीजेंस और एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी जो थे वो थोड़े से रिच थे, उनके पास वो डोमिनेंट क्लास से बिलोंग करते थे और उनके पास पावर बहुत सारे प्रेजेंट थे। वो फ्रेंच बोलते थे, बहुत हाई सोसाइटी से बिलोंग करते थे। वो जो अपना कनेक्शन था वो मैरिज के फॉर्म पे बढ़ाते जाते थे और उन्हीं के लैंड पे, एरिस्टोक्रेसी के लैंड पे प्लीजेंस जो थे वो काम करते थे और प्लीजेंस जो थे बहुत मेजोरिटी फॉर्म में प्रेजेंट थे। और ये जो एरिस्टोक्रेसी थी वो छोटी सी कम प्रेजेंट थे यूरोप में, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा थे, उनके पास लैंड भी नहीं था। फिर उसके बाद वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इंग्लैंड में बहुत पहले आ गया था, मतलब सेकेंड एंड हाफ 18th सेंचुरी तक आ गया, लेकिन जर्मनी में और फ्रांस में आते आते 19th सेंचुरी लगा। और इसी के कारण इसमें एक मिडिल क्लास का जन्म हुआ। मिडिल क्लास में इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल थे, जो एजुकेटेड थे। और ये तो इनकी जो सोच थी वो लिबरल थी, वो थोड़ी सी फ्रीडम थी। तो इन्हीं से जन्म हुआ लिबरल नेशनलिज्म। तो इनकी जो सोच थी वो लिबरलिज्म थी। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या है? लिबरलिज्म का मतलब लिबरल से आता है, लिबरल का मीनिंग है फ्री। तो इनको फ्रीडम चाहिए था, तो फ्रीडम चाहिए था, तो इसमें उन्होंने क्या क्या किया तो वो देखेंगे हम। तो इनकी जो सोसाइटी थी यूरोप में, आपने देखा सोशियली वो रिच और पुअर, एरिस्टोक्रेसी और प्लीजेंस में डिवाइड थे। लेकिन पॉलिटिकली उनको, जो लिबरलिज्म को राइट टू वोट चाहिए था, उनको राइट टू सफ्रेज चाहिए था ताकि वो वोट दे सके। और उनको राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहिए था ताकि वो उनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी रहे। फ्रांस में ये नेपोलियन के आने से पहले जैकोबिन क्लब में उनको राइट टू वोट मिला था, मैन और वुमेन को इक्वली। बट लेकिन पूरे फ्रांस में एक्टिव सिटीजन को ही राइट टू वोट था। तो फ्रांस में तो आ गया था, लेकिन और किसी भी कंट्री में, नेशन में राइट टू वोट नहीं आ पाया था। तो यही इसमें हम देखने वाला है कि जब आपको क्वेश्चन आएगी किस कंट्री में सबसे पहली बार ये राइट टू वोट आ गया था, तो वो आप फ्रांस लिखना। फिर था उनको इकोनॉमिकली चाहिए था राइट टू ट्रेड, ताकि उनको फ्रीडम इन ट्रेड चाहिए था, ताकि कोई भी कस्टम ड्यूटीज और बैरियर ना लगे। इससे एक एग्जांपल से समझते, उस टाइम जर्मनी जो था वो ना 39 स्टेट्स में डिवाइड था। 39 छोटे छोटे पार्ट्स में, स्टेट्स ने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था, जिसमें 1833 में जब उनको हम्सबर्ग से न्यूबरबर्ग तक जाना पड़ता था, तो उनको 11 कस्टम बैरियर्स को पार करके जाना पड़ता था, जिसमें उनको 5% हर जगह पे उनको कस्टम बैरियर्स देना पड़ता था, जो उनका 55% चला जाता था। जिसके कारण यदि वो 100 रुपीज़ कमाते थे तो उसमें से 55% इसी में यूटिलाइज हो जाता था। तो फिर इसी को हटाने के लिए ये जो पर्शिया था, पर्शिया ने यहाँ पे एक अच्छा काम किया। उसने 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया जिसको जूल वरीन भी कहते हैं, जिसने इसके खिलाफ आंदोलन किया और 30 से करेंसी तक हो गया। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? पहली बात तो ये समझो, क्योंकि उस टाइम पे 39 स्टेट्स में जर्मनी डिवाइड था, तो उनके हर एक ग्रुप में, हर एक पार्ट में अलग अलग अपनी जो अपना करेंसी था, अपना मेजरमेंट था। जैसे कि किसी जगह पे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर था, तो फिर किसी जगह पे 1 मीटर 150 सेंटीमीटर, किसी जगह में 1 मीटर 200 सेंटीमीटर। इस टाइप से इरेगुलर मेजरमेंट थी, जिसके कारण पैसों में भी करेंसी भी अलग अलग थी। तो किसी में वही 1 मीटर का दाम 90 रुपीज़ था, रुपीज़ ने उसी के उनके हिसाब से उनकी जो पैसा था, तो किसी जगह में अलग इसका था। तो इसी को हटाने के लिए इन्होंने कोई एक
सिंगल करेंसी का या सिंगल मेज़रमेंट का देखिए वो डील क्या था कि हमें एक सिंगल मेज़रमेंट चाहिए। तो इसी के कारण इन्होंने ये सारा किया, यूनियन वो कस्टम यूनियन लाया और फिर ये सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद तो आपने देख लिया कि उनकी जो करेंसी थी वो 30 करेंसी से 2 करेंसी तक आ गया। और उसके बाद उनकी जो वो स्टेट था, बहुत जो कंट्री था, वो थोड़ा सा एक होता है ना पास नज़दीक आने लगा। उनकी इकोनॉमिकली जो स्टेटस थी वो बहुत इम्प्रूव होने लगा और उनकी जो नेशन में यूनिफिकेशन भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनकी जो करेंसीज थी वो मैच करने लग गया। अब तक आपने जो भी देखा वो था यूरोप में किस टाइप के रूल्स थे, लेकिन अब जो आप देखने वाले कि यूरोपियन गवर्नमेंट की किस टाइप की थॉट्स थी। तो फिर 1815 में जब नेपोलियन हार गया तो उन्हीं के फ्रांस पर यूरोपियन गवर्नमेंट रूल करने लगे। तो उनके थॉट्स थे वो कंजर्वेटिज्म थे। कंजर्वेटिज्म क्या होते हैं, जो कोई भी लोग कंजर्व करते हैं, पुरानी चीज़ों को कंजर्व करके रखना। तो इनका सोच ये था कि ये चर्चेस को, सोशली हेरेचीज़ को, प्रॉपर्टीज़ को, फैमिली को कंजर्व करके रखे, फिर से मोनार्शियल रूल ला ले, वो कॉन्स्टिट्यूशन रूल को हटा दे। तो इन्होंने यही चीज़ करना शुरू कर दिया। इन्होंने नेपोलियन से भी काफ़ी चीज़ें सीखी। तो फिर इन्होंने जब 1815 में हारने के बाद फ्रांस, तो इन्होंने फ्रांस को कई पार्टों में डिवाइड कर दिया। तो इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ वेना रखा 1815, ट्रीटी ऑफ वेना ऑफ 1815। उसका जो होस्ट था वो था चांसलर ड्यूके मैटरनिच, जिसकी पिक्चर आप देख सकते हो। ये था उस जो ट्रीटी ऑफ वेना ऑफ 1815 का होस्ट। तो उसमें कुछ डिस्कशन लिया गया। तो डिस्कशन लिया था ट्रीटी ऑफ वेना में, उसको आप देखते हो। फर्स्ट था कि रिस्टोर द पावर ऑफ बर्बन डायनेस्टी। उन्होंने बर्बन डायनेस्टी के जो पावर को संभाल के रखा, मतलब कि मैंने जो अभी बोला कि उन्होंने मोनार्शियल सिस्टम को फिर से लाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने बर्बन फैमिली को फिर से ला लिया। फिर सेकंड था सेट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेटस ऑफ बाउंड्री फ्रांस। मतलब ये इसका कि फ्रांस के जो चारों तरफ इन्होंने कोई अलग अलग स्टेट्स को जिसके लगा दिया, बना दिया, जिसके कारण फ्रांस कभी भी फ्यूचर में डेवलप ना हो पाए। इन्होंने पर्सिया को न्यू न्यू टेरिटरीज़ दे दिया वेस्टर्न के, और सैक्सोनी एक पार्ट है वो भी इन्होंने दे दिया पर्शिया को। ऑस्ट्रिया को मिला इटली, नॉर्दर्न इटली, और रशिया को पोलैंड मिला। और फिर क्या हुआ देखते हैं। तो रशिया को जब पोलैंड मिला और उसके बाद जो चीज़ हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। तो फिर इन्होंने इनका जो मेन एम था कि नेपोलियन की जितनी भी पावर्स हैं उसको अंडू कर दे, मतलब उनको ख़त्म कर दे। जितनी भी चेंजेस नेपोलियन ने किया था उसको पूरी तरह तबाह कर दिया गया इन कंजर्वेटिज्म के द्वारा। तो कंजर्वेटिज्म ने भी कुछ काम किया जो कि लिबरलिटी या लिबरल पीपल्स को पसंद नहीं आया। कंजर्वेटिज्म ने ये वो सेंसरशिप ला लिया। उन्होंने ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट फिर से दोहरा लिया जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगा। इसके कारण बहुत सारे आंदोलन भी हुए। तो कुछ रिवॉल्यूशनरी, इटाली में कुछ रिवॉल्यूशनरी ने जन्म लिया, जिसका एक सबसे पॉपुलर रिवॉल्यूशनरी जो था वो थे गिउसेपी मज़ीनी, जिसको बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक आदमी बताया जाता था, जो कि 1815 के बाद ही उसके बाद ही आए और इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया। और इन्हीं का मेन एम यही था कि ये मोनार्शियल सिस्टम को पूरी तरह तबाह करना। इन्होंने भी काफ़ी चीज़ किया। इन्होंने वैनी कांग्रेस को अपनाया। इन्होंने सीक्रेट, जब रिवॉल्यूशनरी आए तो लोगों को जो ये ख़तरा होने लगा मोनार्शियल को, तो उन्होंने इनको मारने का ऑर्डर दिया। तो इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाए। तो इटालियन रिवॉल्यूशनरी के नाम से बहुत जाने जाते हैं। और इनका जन्म जिनियो 1817 में हुआ और ये सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनिया में चले गए। और ये जो थे 24 ईयर्स में ही बाहर चले गए। और इन्होंने कुछ 2 सोसाइटी को बनाया, जो था यंग इटाली ऑफ मर्सरीज और सेकंड था यंग यूरोप इन बर्ना। इन 2 ग्रुप के जो मेंबर्स थे वो लाइक माइंडेड थे, इनकी सोच मिलती जुलती थी और ये पोलैंड, फ्रांस, इटाली और जर्मन स्टेट से बिलोंग करते थे। और फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, उसको आप ध्यान में रखो कि एक सेंटेंस बोला था जो थे जो गिउसेपी मज़ीनी को मैटरनिच ने एक सेंटेंस बोला था कि वो सबसे डेंजरस पर्सन है सोशल ऑर्डर के। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता, तो आप याद रखो, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर मैटरनिच ने गिउसेपी मज़ीनी को बोला था। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगे, या आप
आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गए तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक्स।